तो मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, एक वीडियो मैं इससे पहले भी बना चुका हूँ। उस वीडियो में मैंने जो पैट का एग्ज़ाम हुआ था 15 अक्टूबर को, उसकी प्रथम पाली में जो एग्ज़ाम या क्वेश्चन पेपर आया था उसका आंसर की मैंने उसमें बताया था। और ये आंसर की जो रिलीज़ की गई है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको ये आंसर की ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग है उसके द्वारा ही जारी की गई है। लेकिन अभी ये क्या है, ये प्रोविजनल आंसर की है। अगर आपको इस आंसर की को लेके अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आपको कुछ समय के अंदर ही उसकी वेबसाइट पे यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पे SSC की वेबसाइट पे आपको क्या मिलेगा, एक लिंक देखने को मिलेगी। और आप वहाँ पे प्रमाणिक यानी ऑथेंटिक जो उसके पीछे के प्रमाण है, किसी अच्छी बुक है, एनसीईआरटी की किताब है, उन सब के उसका सब वो देके उसके बिहाफ पे आप अपना दावा ठोक सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपका प्रश्न सही है अगर आप उसमें कहीं परिवर्तन करवाना चाहते हैं आंसर की में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अभी आपके सामने आंसर की जो है वो द्वितीय पाली में जो परीक्षा प्रश्न पत्र हुआ था पैट की 15 अक्टूबर को, तो उसका मैं आंसर आपको बताने जा रहा हूं जो आयोग के द्वारा जारी किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और आप लोग क्या कर सकते हैं, आप साथ में आप अपना क्या कीजिए, आंसर जो OMR सीट है जो आपको मिली थी उस दिन वो अपने पास ही रखिए। और मैं जो आंसर बताता जा रहा हूँ, देखिए सीक्वेंस में ये प्रश्न नहीं होंगे, ये मास्टर आंसर की है। तो आपके प्रश्नों का जो क्रम होगा वो इधर या उधर कहीं पे भी हो सकता है, तो आप उस हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न था, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई? तो ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, तो ये किस नाम से जाना जाता था? तो ये धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3 था, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। प्रश्न संख्या जो चौथा है उसमें लिखा है, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या था? तो औरंगजेब था। आपको पता है जजिया कर को हटाने वाले शासक का नाम अकबर था। और उन्होंने 1564 के लगभग इस जजिया कर को हटाया था। लेकिन एक बार फिर से जजिया कर होता क्या था, वो गैर मुस्लिम लोगों के ऊपर वहाँ पे रहने के लिए, अगर उनके मतलब वो सीमा में, मुगल साम्राज्य की सीमा में अगर कोई रहता था तो जजिया कर गैर मुस्लिम लोगों पर जजिया कर लगाया जाता था। तो अकबर ने इसको हटाया था, लेकिन औरंगजेब ने उसको फिर से अप्लाई किया था। प्रश्न संख्या 5 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो रेलवे जो अंग्रेजों के द्वारा प्रदान किया गया था वो सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है अंग्रेजों का भारत के प्रति। छठवां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो उसमें चार चार विकल्प रहे होंगे, और उस विकल्प के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया, ये 1857 की क्रांति के परिणाम का, विद्रोह का जो परिणाम था वो था। ठीक है जी। प्रश्न संख्या 7 है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का क्या कारण था? तो नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च सविनय अवज्ञा कानून का जो अवज्ञा आंदोलन था उसे शुरू करने का कारण था। और ये दांडी मार्च की यात्रा की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसके बाद ही शुरुआत हुई थी। प्रश्न संख्या 8 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम मतलब स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है जी। प्रश्न संख्या 9 लिखा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत को बर्मा से अलग किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। और यही अभी कुछ समय पहले मैंने आपको जो प्रथम पाली में परीक्षा हुई थी उसमें भी ऐसा ही सवाल पूछा गया था। वहाँ पे बोला गया था बम्बई को सिंध को बम्बई प्रांत से कब अलग किया गया था? तो वो भी, उसका भी उत्तर जो था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 ही था। और यहाँ पे प्रश्न फिर से वही बनाया आयोग ने, तो यहाँ का भी आंसर, बर्मा को जो अधिनियम अलग किया गया था भारत से, वो भी भारत सरकार अधिनियम 1935 था। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। इसमें लिखा, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA, इंडियन नेशनल अकेडमी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और यही इन्हीं के नाम से एक सवाल वहाँ पे भी पहुंचा था जिसका नाम था कि दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस का था। प्रश्न संख्या 11 में लिखा, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो कैस्पियन सागर। अंतःस्थलीय जल निकाय का क्या मतलब होता है कि इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर, मतलब भूमि का जो क्षेत्र है उसके अंदर ही कोई एक तरीके से एक लेक बन जाना, और वो सबसे बड़ा होना चाहिए। तो वो लेक ना होके उसे कैस्पियन सी का नाम दिया जाता है। और आप लोग इसकी लोकेशन को देख सकते हैं मैप में, बहुत ही इसको मतलब दर्जा दिए गए। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, ठीक है, और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहा जाता है? प्रस्फोट यानी प्रस्फोट या फटना कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही मानसून से संबंधित एक सवाल
आपको पिछले में प्राप्त हुआ था, जिसमें उच्च अक्टूबर में मतलब बारिश क्यों होती है, मतलब गर्मी का मौसम दिखाई देता है, तो उसको क्या कहा गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 लिखा है जीएमटी का पूर्ण रूप। देखिए आपको ऐसा ही सवाल ग्रीनविच मीन टाइम वहाँ पे लिखा था, वो कितना आगे था, 5.5 घंटे। वो प्रश्न का आंसर उसमें फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में पूछा जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो ग्रीनविच मीन टाइम है। 14वां प्रश्न है, प्रति 1,000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है, तो क्रूड या अशोधित जन्म दर कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 15, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो श्री मोंटेक सिंह आहलूवालिया हैं, क्योंकि योजना आयोग को फिर से क्या किया गया, इसका नीति आयोग में इसका कन्वर्जन किया गया, और 1 जनवरी 1915 को योजना आयोग के स्थान पे अब भारत के अंदर क्या चलता है, नीति आयोग चलता है। और उसके जो अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनको, हमारे जैसे योजना आयोग के भी अध्यक्ष थे, वो भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो भी प्रधानमंत्री माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्या बोलते हैं डिप्टी चेयरमैन होते हैं, जैसे उपाध्यक्ष, वो अलग होते हैं। तो अभी भी आपको ये बताना, शशिकांत दास आपने नाम सुना होगा, आप उनके बारे में बताइएगा। वो अभी शायद योजना आयोग के अध्यक्ष, वो योजना आयोग के नहीं है, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है जी। प्रश्न संख्या 17 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, तो प्राथमिक क्षेत्र। भारत, देखिए भारत सबसे ज़्यादा फोकस भारत के अंदर किस पे किया जाता है, मैंने तीनों क्षेत्रों के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो प्राथमिक क्षेत्र के जो भारत है उसमें ज़्यादा इसमें खपत होती है, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कोई अगर योगदान देता है तो प्राथमिक क्षेत्र देता है। और क्यों देता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कच्चा मटेरियल, यानी कि हमारे ये जो कच्चा माल है वो बहुत ही कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र की ओर ज़्यादा फोकस रहा है भारत के लिए। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था, तो पंजाब को चुना गया था। और उन हरित क्रांति में क्या हुआ था, धान और गेहूं की फसल दोनों ही क्या हुआ था, अधिक मात्रा में इनका उत्पादन होने लग गया था। आपको सबको पता है 1967 के लगभग। और 19वां प्रश्न है, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो इनमें से कोई नहीं। तो इसमें लगभग 14 बैंकें थी जिनका किया गया था, हो सकता है उसमें से कोई विकल्प आपको प्राप्त ना रहा हो। प्रश्न संख्या 20 लिखा है, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए थे। कौन से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखे गए थे, तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन का उद्योग था, वो सार्वजनिक क्षेत्रों यानी पब्लिक सेक्टर के लिए आरक्षित किया गया, कि उस पर जो भी कानून बनेंगे या जो भी परमाणु ऊर्जा पे सिर्फ और सिर्फ सरकार का ही उस पर नियंत्रण रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं 21वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने के लिए, तो अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने के लिए है। 22वां प्रश्न है, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी यानी राजनीति के निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया, तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 22वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 1976 में अप्लाई किया गया था, संशोधन किया गया था। ठीक है जी। और निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये सभी मौलिक कर्तव्य आपने देखा होगा फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत 51 काम में आते हैं। ठीक है, जिससे सरदार सरोवर सिंह की समिति के द्वारा उसका वो किया गया था, और ये रूस के अंतर्गत रूस से लिए गए थे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अब बात करते हैं 24th के प्रश्न की। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है, तो कानून बनाना संसद का कार्य है। इसके अलावा अप्लाई करना कार्यपालिका का काम है, और उस पर दंड देना, अगर कानून सही से कोई तोड़ता है, उसका उल्लंघन करता है, तो उसको दंड देने का अधिकार किसको है, वो है सुप्रीम कोर्ट को या न्यायपालिका को। ठीक है जी। चलिए, आपको ये बताना है, देखिए 2 सवाल बनते हैं यहाँ पे। न्यायपालिका तो हो ही गई, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो विधायिका का काम कानून बनाना है, जिसे संसद कहा जाता है। और कार्यपालिका जो मंत्रिपरिषद हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, जिसमें प्रधानमंत्री इसका प्रमुख होता है। और न्यायपालिका जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हमारे राष्ट्र जो सारे मतलब सारे राज्य हैं उनके हाई कोर्ट्स आ जाते हैं। इसके अलावा चौथा स्तंभ किसको माना जाता है, आपको क्या, मीडिया को माना जाता है। और चलिए यही काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न देखते हैं, सरकारी आयोग निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो केंद्र और राज्य के संबंधों को दर्शाता है सरकारी आयोग। प्रकाश वर्ष क्या है, ये तार की दूरी है, यानी तारों को मापने की एक इकाई है, यानी प्रकाश वर्ष दूरी है जमीन से लेकर तारों तक नापने की। 27 में सभी अम्लों में समान तत्व कौन सा पाया जाता है, तो हाइड्रोजन सभी अम्लों में समान तत्व पाया जाता है। इसी के अलावा 28वां प्रश्न का आंसर है, वो प्रश्न दिया है, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन किससे लेपित होते हैं, तो टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। 29 प्रश्न का है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है, तो डॉल्फिन जो एक मछली है, आप लोगों ने देखा होगा कई मूवियों में इसका दिखाया गया डॉल्फिन है,
और एक गाना मैं बता रहा हूँ, अक्षय कुमार की मूवी थी मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, उसमें गाना जो टाइटल सॉन्ग है कि पैदल चल रहा हूँ गाड़ी चाहिए, जीवन के सफ़र में एक सवारी चाहिए, और अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। तो उसमें डॉल्फिन के मतलब जूही चावला उसमें डॉल्फिन के साथ खेलती हुई नजर आती हैं। तो आप इसका देख सकते हैं। तो सबसे बुद्धिमान स्तनधारी अगर कोई है अभी, तो डॉल्फिन मानी जाती है। 30वां प्रश्न है, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो प्रकाश की गुणवत्ता से और मात्रा और अवधि से पौधों का विकास प्रभावित होता है। दिए गए भिन्नों में यानी 4/9, 5/7, 11/13 और 13/17 में सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा है 11/13। इसी के द्वारा एक प्रश्न था 32 पे, एक तरीके इसकी वैल्यू है। इसका करेक्ट आंसर बताया आयोग के द्वारा 7.9 के द्वारा। एक प्रश्न लिखा है, परीक्षा में 70% अभ्यर्थी जो भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, और सेम ऐसे ही प्रश्न उसमें भी आपको देखने मिला, और इसका करेक्ट आंसर आयोग के द्वारा बताया गया 5%। फिर एक सीरीज दी है 308, 125, 45, 120 और 102 का औसत क्या है? आप सबको जोड़ दीजिए और डिवाइड कर दीजिए उतनी संख्या से, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसको ऐड कर दीजिए और 5 से मल्टीप्लाई कर देना, वो उसका डिवाइड कर देंगे, और तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, इसका औसत क्या होता है? मीन होता है सबकी बीच का मान। अब 35 क्या है? 35 में अंडर रूट एक तरीके की संख्या दी, और इसका करेक्ट आंसर था √5 - 2। अब हिंदी के कुछ प्रश्न है, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस अल्प संधि विच्छेद करेक्ट होगा स्वल्प का। ठीक है सर। 37 प्रश्न का है, इति इति सही अर्थ क्या है? अर्थभेद क्या है? तो इति का मतलब जो समाप्ति होता है, और इति का मतलब विघ्न होता है। ठीक है। 38वां प्रश्न है, इसमें लिखा है ईश्वर में विश्वास रखने वालों को क्या कहा जाता है? आस्तिक कहा जाता है, और जो नहीं रखता उसको नास्तिक कहा जाता है। ठीक है। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? जंगम। ठीक है, जंगम। और 40 का प्रश्न लिखा था, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या होता है? भय का समन शुरू में कर दे, यानी अगर कोई भी डर है तो उसको पहले ही शुरुआती में ही खत्म करनी चाहिए। उसके बाद फिर एक इंग्लिश का पैसेज दिया था, वैलेंटाइन डे फेब्रुअरी, और इसके करेक्ट आंसर में देखिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइन डे ऑफिशियली हॉलीडे? क्या वैलेंटाइन डे का? तो नो है इसका करेक्ट आंसर। 42वां प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट्स देयर टीचर्स को क्या देते हैं? थैंक यू कार्ड्स देते हैं। अगर आप वो पढ़ेंगे पैसेज तो आपको इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ 43 जो है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ टैम, इसका सही है डोसाइल। और चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ रैपिड यानी टार्डी। फिर है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, जो इससे डिफरेंट इनडिफरेंट होता है। तो स्टोइक इसका अर्थ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मतलब क्या बोलते हैं, एक शब्द कथनी के लिए। 46 पे लिखा है, कथन दिया है, फिर उसके वो दिया है, कारण दिए हैं। तो कथन इसका प्रभाव क्या? तो यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट सेकंड इज द कॉज एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज इट्स इफेक्ट्स। ठीक है। 47 में एक सवाल था, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा कि वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो वो उसका बेटा है। ठीक है जी। 48 का सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। तो 301 उसमें असंगत था, और देखिए शुक्रवार इसका भी करेक्ट आंसर था, और यही शुक्रवार आंसर फर्स्ट सीरीज में भी निकला था, लेकिन वहाँ प्रश्न कुछ और ही लिखा होगा, और यहाँ प्रश्न दूसरा लिखा है। यह प्रश्न भी मुझे लग रहा है सेम टू सेम वही नज़र आ रहा है, आप एक बार देखिएगा। ठीक है। और देखना क्या है, मैं आपके सामने देखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ 49 है ये प्रश्न नंबर, और वो पहला खुला होगा यहाँ पे। 49 था, तो ये 49 से अभी देखता हूँ। आप एक सेकंड का समय दीजिए। 49 फर्स्ट में देख रहा हूँ 6 पे। अभी आने वाला, एक सेकंड। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, और 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? शुक्रवार था। और सेम यही क्वेश्चन आपको सेकंड पाली में भी देखने को मिला। ठीक है। शिफ्ट 2 में भी सेम यही प्रश्न है। ठीक है। तो आप एक प्रश्न ये रिपीट हुआ, आप देख सकते हैं इसमें। शायद आयोग वालों को इसे बनाने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, उन्होंने सोचा होगा क्या दोबारा लिखें, तो एक ही लिख दिया। 50वां प्रश्न लिखा है, यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को एडू JWA लिख के रूप में कोडिट किया जाता है, तो उसको इफेक्ट को कैसे करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर था TGGFDE। ठीक है। 51वां प्रश्न है, भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके बीच हरी झंडी दिखाई गई? तो भारत और नेपाल के हिस्से में किया, क्योंकि भारत का जो रामायण सर्किट है, तो रामायण में हमारे देश की जो हमारी सीता माता है उनको जानकी बोला जाता है। जानकी मंदिर सबसे बड़ा कहाँ पर पाया जाता है? अभी काठमांडू में पाया जाता है। तो ये उससे जोड़ने का प्रयास किया गया है।
और इसी के साथ 52 में प्रश्न लिखा है, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी? तो नेपाल को इन्होंने प्रदान की हैं। 53वां प्रश्न है, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ की। किस कंपनी ने आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, BEL, ठीक है। और 55वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की? तो हिमाचल प्रदेश ने की थी। निम्नलिखित किस राज्य ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की? तो कर्नाटक राज्य ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो वाराणसी में किया था। किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? तो ये नीति आयोग द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही थी? तो उत्तर प्रदेश है इसका सही आंसर। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? तो आईसीआईसीआई बैंक इसका करेक्ट आंसर था, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। 61वां प्रश्न है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख कर ये बताइए कि वो 5 राज्यों के नाम आप लिख के बताइए कौन से 5 राज्य हैं, ठीक है। 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो ज्लाटी है, ज्लाटी। और 63वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्म के आधार पर मनाया जाता है। वास्को डिगामा का मकबरा यानी दफन कहाँ पर किया गया था? तो कोच्चि केरल में इसको वास्को डिगामा को दफन किया गया था। और ये 1498 में भारत के अंदर आने वाला प्रथम विदेशी या फिर प्रथम यूरोपीय के रूप में माना जाता है। और कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, भारत तो पहले से मौजूद था, खोज क्या करेंगे वो, ठीक है। उत्तर प्रदेश एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश का कौन सा? कथक है लोकप्रिय शास्त्रीय नियम। और कथक के आपको सबसे अभी प्रमुख जो कलाकार हैं उनका नाम भी बताने का कोशिश कीजिए, उसमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। 69 है, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर, बहुत ही बड़ी उनकी ऑटोबायोग्राफी है। और ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? तो उसमें विकल्प दिए होंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या करती है? गर्मी फैलाती है, ऊर्जा का मतलब टेम्परेचर बढ़ाती है, और तो सभी इसके ऑल ऑफ दीज आंसर थे। फिर एक पैसेज दिया गया है, उस पैसेज का पहला प्रश्न था, आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? तो इसमें था माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ये लोग विदेश जाते हैं। 72वां प्रश्न था, विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी होता है? तो अनुच्छेद को पढ़ते हुए सबसे प्रबल जो तर्क था वो अधूरे संस्कार होते हैं, वो दोषी होते हैं विदेश जाके बच्चे जब माँ बाप को भूल जाते हैं। विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? क्योंकि वो इसलिए नहीं करते कि जगहसाही से बचने के लिए। बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सही में दोषी है? तो 2 पीढ़ियों का अंतर सही में दोषी है। ये सारे जो आंसर आपको प्राप्त हो रहे हैं वो एक पैसे जो लिखा है उसके बेस पे ही आपको आंसर देने हैं, अपने मन से किसी भी प्रकार का आंसर आप ना दें। इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहती हैं? तो बच्चे को परिवार के सदस्यों यानी पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे, इसीलिए वो ऐसा बोलते हैं। फिर से एक पैसेज दे रखा है, इस पैसेज को आपने पढ़ा होगा। इसके बाद इस पे बेस्ड प्रश्न पूछे गए थे। 76वां प्रश्न था, आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सके? तो उनकी सर्वोचित मांग, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अपने अगली आने वाली पीढ़ी के सदस्यों पर बोझ ना बने और ना अपनी राय थोपें। 77वां प्रश्न था, कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते? तो कौन से माँ बाप थे जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते, वो बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं, तो वो ऐसे होते हैं। 78 का प्रश्न था, माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी
तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था बेस्ड ऑन द आर्टिकल्स, पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। कौन से बच्चे अपने माता-पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं? तो वो बच्चे जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते, वो अपने माँ-बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ-बाप अकेले रहने का कौन-सा उनका कारण है? तो सबसे प्रबल तर्क क्या था? तो माँ-बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहू-बेटों की ज़िंदगी में ज़्यादा दखल-अंदाज़ी इसका करना था। अब 81 से लेके 85 जो प्रश्न था उसमें एक डाटा दिया गया था, तो जिला दिए गए हैं और जिले के साथ एबीसी नाम की डिस्ट्रिक्ट है और उसमें कुछ ईयर दिए हैं। इसको आप स्टडी करेंगे और उसके बाद प्रश्नों के आंसरों को देंगे। तो 81वां प्रश्न था, किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है? तो जिला ई के लिए ये था। इसके बाद 82वां प्रश्न था, जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष में सबसे कम है? तो 2013 में सबसे कम था। 83वां प्रश्न था, वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो जिला ए था वो। 84वां प्रश्न है, समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत थी? तो 88.54% थी। 85वां प्रश्न था, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है? तो 2012 में। इसके अलावा 4 डाटा इंटरप्रिटेशन के सवाल थे, तो वो पैसेज थे, तो पहला हो गया है। इसके बाद 86 से 90वें प्रश्न में तालिका का अवलोकन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ महीने साथ ही कंपनियों के बारे में दिया, PQRST कोई कंपनी है और यहाँ पे मंथ दिए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और इनके बारे में जानकारी दी, कुछ आंकड़े दिए। अब इन आंकड़ों को समझने के बाद आपको इसके आंसर देने पड़ेंगे। तो कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 64.71% की वृद्धि दर्ज की गई। 87वां प्रश्न है, कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों के की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये थी 144। 88वां प्रश्न है, फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है, यानी अनुमानित कितनी थी? वो 118 थी। इसका करेक्ट आंसर 118 आयोग के द्वारा माना गया है। 89वां प्रश्न है, इसका आंसर है, वो प्रश्न लिखा था कि मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात कितना है? तो ये अनुपात था 59 पॉइंट अनुपात 80। ठीक है। और 90वां प्रश्न है, कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है? तो फिर 85 इसका अंतर था। फिर एक पाई चार्ट दिया गया है, उस पाई चार्ट के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो पहला प्रश्न था, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है? तो 12.78% छात्रावास पर खर्च किया जाता है। 92वां प्रश्न, कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है? कितना अधिक खर्च किया जाता है? कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया जाता है? 86% अधिक खर्च किया जाता है। साथ ही साथ प्रश्न संख्या 93 है, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 1,80,00,000 हो, तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है? तो 2 लाख अधिक है। ठीक है। इसका आंसर में खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है? तो 35% कम खर्च किया जाता है। यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की कुल जो राशि है, कुल राशि मतलब 1.8 करोड़ थी, तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की राशि कितनी है? तो 72,50,000 इसकी राशि मानी गई है। अंत में फिर से एक ग्राफ दिया गया और इस ग्राफ के आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। ये एक टेबल दी गई है ना, तो इसके आधार पर प्रश्न है। प्रश्न संख्या 96 है, 2005 में दो कंपनियों ए और बी की आय क्रम से 3:4 के अनुपात में थी। तो 2005 में उनके व्यय का क्रम से अनुपात क्या था? तो 45.68 इनका अनुपात माना गया है आयोग के द्वारा, आंसर की के द्वारा। और 97वां प्रश्न है, यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ रुपए था, तो 2002 में उसकी आय क्या थी? तो 260 करोड़ इसकी आय थी। इसके अलावा 98वां प्रश्न है, यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ थी, तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था?
तो इसका कुल लाभ आय आय माइनस व्यय है, तो यानी कि 102 करोड़ इसका आंसर था। 99वां प्रश्न है, वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ रुपए था और 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी। 2006 में कंपनी ए की आय क्या थी, तो एक 464 करोड़ इसका आंसर था। 100वां प्रश्न था, यदि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात क्या था, तो ये अनुपात था 15:17। तो दोस्तों आपने देखा कि सारे कुछ अनुपात पे बेस्ड सवाल है, कुछ परसेंटाइल के बेस पे सवाल है। ग्राफ भी आपको 4 तरीके के यहाँ दिखाया गया है, कंपेरिजन करने वाले ये ग्राफ अलग है, ये पाई चार्ट के ऊपर आधारित ग्राफ है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक टेबल के रूप में बनाया गया और साथ ही साथ दूसरा ग्राफ इस तरीके से बनाया गया। तो आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के 20 सवाल देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ठीक है, एक सवाल यहाँ रिपीट हुआ है जो कि मैंने आपको बता रखा था, जिसमें दिन पूछा जा रहा था। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके स्कोर कितना बैठ रहा है, और आप सभी लोगों को इसमें क्वालिफाई करने के लिए मैं अपने तहे दिल से आप लोगों को बधाइयाँ देता हूँ। आपका भविष्य उज्जवल हो, इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं संजय कुमार लेता हूँ आप लोगों से विदा। फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, जिसको मैं बनाने जाऊँगा, जो कि 2000 मतलब जो 16 वाली, जो ओनली 16 अक्टूबर को जो परीक्षा हुई थी उसकी प्रथम पाली और सेकंड पाली का भी वीडियो बचा हुआ है, उसे मैं अगले वीडियो में बनाऊँगा जब, तो उनके आंसर की उनके वीडियो में बना दूंगा। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और दूसरों के साथ खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।